हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता पर। आइए साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी के बारे में। और अपना चर्चा का विषय जो होगा क्लास 10th का ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले चैप्टर को हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और देखेंगे क्या, तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, है ना। शॉर्ट टाइप यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। किसको देखेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, शॉर्ट टाइप के प्रश्न उत्तर को हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में कुल मिला के 18 प्रश्नों को। कितने? 18 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आएगा अगर आप सभी को, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक दिन यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले मैंने आपको 7 प्रश्न तक, कितना? तो 7 प्रश्न तक पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर उसका आप सभी को वो वाला वीडियो भी देखना है तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन यानी कि वीडियो के नीचे मिल जाएगा। 7 प्रश्न तक करवा दिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 8वें प्रश्न से। किस प्रश्न से? तो 8वें प्रश्न से देखा था। पिछले क्लास में बताया था मैं आप सभी को जलोढ़ मृदा के बारे में, संसाधन के बारे में, और तरह तरह के यहाँ पर खादर वांगर से लेते हुए हम लोगों ने 7 प्रश्न को देखा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं 8वें प्रश्न से। किस प्रश्न से? तो 8वें प्रश्न से देखने वाले हैं। तो आइए, अपना ये 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है, हम लोग इसको देखेंगे, है ना। 8वां प्रश्न अपना क्या कहता है, इसको देखिए, समझिए। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे और क्या इसका आंसर निकलेगा इसको हम लोग देखने वाले, है ना। देखिए, आपका 8वां प्रश्न कहता है मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है ना। मृदा संरक्षण में यानी कि मृदा को बचाने में फसल चक्रण किस प्रकार से सहायक सिद्ध होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है इस प्रश्न के माध्यम से। यह प्रश्न आपका पूछा गया था 2022 में। कब? 2022 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आप सभी को यहां पर करवा रहा हूं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। मृदा यानी कि मिट्टी, क्या? मिट्टी। संरक्षण मतलब मिट्टी को बचाना, एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, मृदा का अपरदन ना हो, मृदा में उर्वरक बना रहे, मृदा का ताकत भरपूर पोषण बना रहे। इसके लिए क्या करना होता है, तो हम सभी को फसल चक्रण करना पड़ता है। फसल चक्रण किसको कहेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कि फसल चक्रण किसको कहेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अपने प्रश्न के उत्तर को। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर मतलब मृदा में ताकत को, मृदा की शक्ति को बरकरार रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आप सभी का मोटा फसल है, गेहूं, चावल, ये सब जो फसल है, इन सभी फसलों के बीच में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो दलहन या तिलहन फसल बोना पड़ता है। जिससे क्या होगा, फसल में भूमि में यानी कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध रहेगी, नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में उपस्थित रहेगा। जिससे क्या होगा, मृदा में ताकत, शक्ति बने रहेगी, है ना। आइए देखते हैं। गेहूं, कपास, मक्का, आलू इत्यादि फसलों के लगातार अगर हम लोग फसल का अगर उत्पादन करते हैं अपने मृदा पर, अपने भूमि पर, अपने खेत में, तो क्या हो जाता है, उसका उर्वरक शक्ति यानी कि ताकत में कमी आ जाती है ना। इसके बाद ह्रास आ जाता है। कमी का अर्थ हुआ ह्रास, है ना, गिरावट आ जाता है। और इस मृदा की गुणवत्ता को और उर्वरकता को बनाए रखने के लिए, कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो अपने खेत पर दलहन या तिलहन, दलहन कहेंगे किसको साथियों, तो हम लोग दलहन कहेंगे जिससे वैसा फसल जिससे हमें दाल की प्राप्ति हो, है ना। जैसे आप अरहर का नाम सुने होंगे, चना का नाम सुने होंगे, मूंग का नाम सुने होंगे। तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा साथियों, दलहन और तिलहन। अगर हम लोग दलहन और तिलहन फसल का क्या करते हैं, अपने मूल खेती के बीच में अगर लगाते हैं, दलहन ये जिससे हमें दाल की प्राप्ति होता है, तिलहन जिसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, वैसे फसल को अगर बीच बीच में अगर हम लोग खेत में लगाते हैं तो उर्वरक शक्ति जो है, ताकत जो है, वापस लौट आता है खेत, है ना। पौधे की खेती के द्वारा पूर्ण पूर्ति किया जा सकता है, उसके ताकत को, शक्ति को फिर से वापस लाया जा सकता है। दलहन और तिलहन फसल का अगर हम लोग उत्पादन करते हैं तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि नाइट्रोजन की मात्रा बराबर हो जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध हो जाएगा, नाइट्रोजन का मात्रा जो है उस भूमि में बरकरार हो जाएगा, है ना। अतः क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फसल
फसल चक्रण मृदा के लिए और मृदा संरक्षण के लिए काफी जरूरी होता है। मृदा को शक्ति प्रदान करने के लिए फसल चक्रण एक अहम सिद्ध होता है ना। आगे देखिए, उम्मीद करता हूं कि पहला जो आपका आज का प्रश्न था 8वां, ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला और 9वां प्रश्न कौन सा है? अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए। प्रश्न है, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करना है। क्या करना है? नदी घाटी परियोजना से क्या लाभ होता है, 2 लाभ के बारे में बताना है। कितना लाभ? मात्र 2 लाभों के बारे में आपसे पूछा गया है। नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बहु का अर्थ होता है एक से अधिक। क्या होता है? एक से अधिक। उद्देश्य तो आप जानते ही, लक्ष्य। एक से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हम लोग कोई भी प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और ये बनाया किस पर गया था? तो नदी पर बनाया गया था, इसीलिए इसको हम लोग नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि नदी घाटी परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना दोनों लगभग सेम ही बात है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला योजना, चलाया जाने वाला योजना क्या कहलाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। तो इसके आपको निम्नलिखित लाभ यहां पर दिए गए हैं। तो पहला लाभ क्या है आपका? पहला लाभ है नदियों पर बांध बनाना। क्या? नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जा सकती है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका नदी है, यहां से आपका नदी बह रही है, इस तरह से थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरह से मान लेते हैं कि नदी यहाँ पर आप सभी का बह रही है, इस पर आप लोग बांध बना दोगे और जिस जगह पर पानी की कमी है वहां पर नहर ले जाइए और खेतों में सिंचाई कीजिए, है ना, और फसल का अच्छा से अच्छा उत्पादन कर लीजिए, है। इस तरह से आप सभी का यहाँ पर निकल के आता है पहला लाभ नदी घाटी का, कि बांध बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? नहरें निकाल सकते हैं। पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ को अगर देखें हम लोग तो दूसरा लाभ क्या है? नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को रोकथाम किया जा सकता है। मतलब पहली बात, नहर बनाएंगे बांध बना के, और नहर के द्वारा वैसे भूमि पर हम लोग पानी ले जाएंगे, वैसे भूमि पर जल ले जाएंगे जहां पर पानी की कमी होगी, जल का कमी होगा, है ना। और दूसरा बात है कि हम लोग बांध बनाएंगे, बांध बना के और बाढ़ से संरक्षण प्रदान करेंगे, बाढ़ से बचाएंगे। ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ आप देखिए यहाँ पर कि बाढ़, हम लोग जब भी नदी पर बांध बनाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। और वर्तमान समय में हमारा काम एक भी बिजली के बगैर नहीं हो पाता है। जैसे आपका ये एलईडी चल रहा है, पैनल चल रहा है, ये भी किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। आप पढ़ाई कर पाते होंगे, वो भी किससे? तो बिजली से। बिजली का कहीं न कहीं इसमें योगदान जरूर रहा है। तो आप सभी का ये किससे है संभव हो पाया है? तो नदी घाटी परियोजना के द्वारा ही इन सभी कार्यों का संपादित करना संभव हो पाता है। इसी प्रकार आप सभी का अगला और 10वां प्रश्न क्या निकल के आता है? 10वां प्रश्न क्या कहता है? ये देखिए, भारत की नदियों के प्रदूषण के क्रम का वर्णन करना है। यानी कि किस प्रकार से नदी जो है भारत में किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, क्या वजह है कि नदी प्रदूषण हो रहा है और क्यों प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषित हो रही है नदी, और किस तरह से इसको हम लोग बचा सकते हैं। साथ ही साथ प्रदूषण किसको कहेंगे, ये सारे बातों को हम लोग इस प्रश्न में देखेंगे साथियों। तो आप सभी को बिल्कुल ही घबराने, सोचने, समझने और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है, एजुकेशन वाला आर के मेहता चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे इस प्यारे से परिवार, प्यारे से फैमिली के साथ जुड़ जाना है, जिसमें आप सभी को बेस्ट टीचर के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई करवाया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी यहाँ पर आप सभी को सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है और बने रहना है हमारे वीडियो के अंत तक, है ना। मानवीय गतिविधियों के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन में जो भी गतिविधि करते हैं, क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते हैं, उससे सबसे पहले फ्रेश होते हैं। फ्रेश होते हैं कि नहीं होते हैं? सबसे पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद नहा वहा के एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नहा धो करके कोचिंग स्कूल जाते होंगे पढ़ाई लिखाई करने। मैं टीचर हूं तो अपने घर से नहा धो करके फ्रेश होके यहाँ संस्थान पे आता हूं, यहाँ से आप सभी को ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ाता हूं। इसके बाद ऑनलाइन की प्रक्रियाएं चलती है। तो हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी गतिविधि करते हैं, इन गतिविधियों के द्वारा
जब नदी का जल दूषित हो जाता है, मतलब कि खराब हो जाता है, उसके गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसके गुणवत्ता में ह्रास आ जाता है, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं साथियों? तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहेंगे या फिर नदी जल प्रदूषण कहेंगे। इन्हीं गतिविधियों के द्वारा क्या होता है? तो नदी का जल प्रदूषण होता है हमारे दैनिक गतिविधियों के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि जल प्रदूषण क्यों होता है, ये बात आप सभी को बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो हम लोग जल प्रदूषण या फिर नदी प्रदूषण इस तरह से कहते हैं अपने दैनिक जीवन में जो गतिविधि होती है, इससे जो जल दूषित हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नदी जल प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण कहते हैं, कोनो बात नहीं है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों नदी का जल प्रदूषण होता है। इसके आपको कुछ मैं कारण आपको बताया हूं यहां पर, इस कारण को डिटेल से देखेंगे, भागना नहीं है ना, सीखना है आप सभी को यहां पर, है ना। देखिए पहला कारण है कल कारखानों के अवशिष्ट पदार्थों को नदी में गिराना। हम अपने दैनिक जीवन में पैसा चाहिए जीने के लिए भैया, पैसा क्या चाहिए? पैसा, यानी कि आय चाहिए, आय चाहिए ना। तो आय को कमाने के लिए हम लोग उद्योग धंधा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कल कारखाना लगाते हैं। और इसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब कचरा होता है, कूड़ा होता है, गंदा जल होता है, इसको हम लोग कहां बहा देते हैं भैया? तो बहा देते हैं नदी के जल में। जो थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। इस तरह हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर नदी में दूषित जल को बहाते हैं, इससे हम लोगों को बचना चाहिए और इसका कहीं न कहीं एक अलग व्यवस्था करना चाहिए, जहां पर हम लोग नदी के उद्योग धंधा के बेकार अवशिष्ट पदार्थ को वहां पर निपटारा करेंगे। ये पहला कारण है जिसके कारण नदी का जल प्रदूषित होता है। दूसरा कारण आप सभी का क्या है? दूसरा कारण नगरों के कूड़ा करकट, मल मूत्र आदि को पास की नदियों में, तालाबों में गिरा देते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं भैया? गांव के लोग करते हैं कि अपने घर से दूर कहीं न कहीं वो गोवा का ढेर बनाते हैं ना, जहां पर वे कचरा फेंकते हैं। इस तरह से क्या होता है? जल प्रदूषण नहीं होता है। गांव वाले लोग जल प्रदूषण नहीं करते हैं, लेकिन वो पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। क्या करते हैं? पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। लेकिन शहरवासी प्रत्येक दिन वहां पर आएगा, शहरवासी के यहाँ गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, इस प्रकार से आएगा और गाड़ी से कचरा निकाल के घर से ले जाएगा और कहीं न कहीं उस कचरे को नदी तालाब में फेंक दिया जाएगा। जिससे क्या होता है साथियों? तो आपका नदी का जल खराब हो जाता है, नदी के जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ह्रास आ जाता है, जिसके कारण अपना ये दूसरा कारण आपका हो जाता है नदी के जल का प्रदूषण का। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब दबा करके कीजिए और इस वीडियो का लाइक मात्र आपका 1000 क्या है लाइक पहुंचाना है। इतना तो आप सभी जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट यहां पर सिलेक्ट करके लाया हूं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको निःशुल्क मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भैया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जुड़िए चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, फेसबुक से जुड़ जाइए। चारों तरफ तहलका मचाने के लिए मैदान में उतर चुका है एजुकेशन वाला। नाम याद रखना है, एजुकेशन वाला, है ना। आगे देखिए क्या है? मृत जीव जंतु को नदियों में फेंक देना। हम लोग क्या करते हैं? जब कोई भी हमारे पर्यावरण में जीव जंतु का निधन हो जाता है, मतलब मर जाता है, तो हम लोग उसको नदी में फेंक देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को करना यह चाहिए कि उसको किसी गड्ढे के अंदर दफना देना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, जिसके कारण नदी का जल प्रदूषित नहीं होगा भैया। समझ में आ रहा ना? आगे देखिए, बढ़ती हुई आबादी। जब आप सभी को पता है जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी भैया, वैसे ही हम लोग उद्योग धंधा अधिक करेंगे, और जैसे उद्योग धंधा करेंगे तो उसमें अवशिष्ट पदार्थ जरूर निकलेगा। क्या होगा? अवशिष्ट पदार्थ जरूर निकलेगा, और उस अवशिष्ट पदार्थ को जो हम लोग नदी में उड़ेल देते हैं, नदी में गिरा देते हैं, नदी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण भैया हो जाता है नदी का जल प्रदूषित। इन सभी गलतियों से हम सभी को बचना चाहिए, और आप सभी को पता है कि जल ही जीवन है, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है भैया। तो जल को प्रदूषित करने से हम सभी को बचना होगा,
और आगे जो मैंने आपको दिया है अगला पॉइंट समझना होगा। नदियों में हम लोग किसी कचरे को, किसी अवशिष्ट पदार्थ को खत्म करने के लिए कीटनाशक का दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जो कि उस कचरे को समाप्त तो जरूर करता है लेकिन नदी के जल को किसी जानवर के पीने लायक नहीं छोड़ता, उसको भी प्रदूषित कर देता है। तो इस तरह से आपका नदी के जल में प्रदूषण अधिक बढ़ जाता है, काफी मात्रा बढ़ जाता है। हमारे दैनिक जीवन में जो ये सभी गतिविधि है मैंने आपको बताया, इन्हीं सब गतिविधि के कारण नदी का जल प्रदूषित होता है ना। समझ में आ रहा होगा एकदम, बेसिकली मजा भी आ रहा होगा सेशन में, है ना। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं आगे, और अपना 11वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, जल संसाधन के क्या उपयोग है। भैया जल के बगैर तो जीवन ही नहीं है, तो इसका उपयोग तो हजार गिनाएंगे, गिनाएंगे, बाजार घुमाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बगैर हम लोग जीवन संभव हम लोगों का ही नहीं है, जल के बगैर जीवन ही संभव नहीं है। क्या नहीं है? जीवन संभव नहीं है भैया। आप लोग अपने माता पिता से, अपने परिजन से, अपने सरकार के द्वारा कई बार सुने होंगे कि जल बचाना है, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है भैया, है ना। आगे देखें, खाना के बगैर कुछ पल हम लोग रह सकते हैं, है ना, लेकिन जल के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इसके बिना जीवन जो है बिल्कुल संभव नहीं है। किसके बगैर? जल के बगैर। जल की अगर सूची बनाई जाए, जल के उपयोग की अगर सूची बनाई जाए ना भैया, बहुत लंबा आएगा। क्या आएगा? बहुत लंबा आ जाएगा जल की सूची अगर हम लोग बनाए। पहली बात तो हम लोग जल पीते हैं कि नहीं पीते हैं जी? जल पीते हैं ना। पीने में जल का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए पहले आप। पहला बात, हम लोग जीते हैं, पीते हैं तो जीते हैं, पिएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? पीना है, जीना है, जल के बगैर जीवन नहीं। दूसरा बात, घरेलू कार्य में अगर पानी पी लिए हो तो यहीं से काम नहीं चलेगा, खाना भी खाना पड़ेगा ना। खाना खाना पड़ेगा तो खाना कहाँ बनाते हैं हम लोग? घर में बनाते हैं, घरेलू कार्य में करेंगे। दूसरा बात क्या करेंगे? दूसरा बात, पहली बात जल पी लिए, दूसरी बात घरेलू कार्य में, तीसरा बात भैया तू खाना बनाएगा रे, कहां से खाना बनाएगा? पहले अनाज लाएगा तब ना। अनाज लाने के लिए थोड़ा खेती करना पड़ेगा। खेती में हम लोग क्या करेंगे? खेती में सिंचाई करेंगे, मतलब पौधे में पानी पटाएंगे तब ना अच्छा उत्पादन होगा जी। तीसरा काम हो गया उत्पादन, पहला पेयजल, दूसरा घरेलू, तीसरा सिंचाई। चौथा क्या आएगा? चौथा सुनो भैया, चौथा उद्योग। उद्योग से क्या करते हैं हम लोग? उद्योग से पैसा कमाते हैं, पैसा। उद्योग धंधा में भी हम लोगों को जल का उपयोग करना पड़ता है, किसी भी मशीन को ठंडा करने में, है ना। इस प्रकार से हम लोग कहां पर? उद्योग धंधा में भी हम लोग क्या करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। अगला बात देखना है जी, अगला देखिए, जन स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य को स्वास्थ्य रहने के लिए अच्छा पानी पीना चाहिए, पेयजल का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए भैया आप सभी को क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को जल का उपयोग, मतलब जन स्वास्थ्य के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और मनुष्य के जीवन में 65%, मतलब मनुष्य के शरीर में 65% भैया आपका जल का मात्रा उपलब्ध है। कितना? जल का मात्रा। और हम सभी को प्रत्येक दिन कम से कम 5 लीटर क्या करना चाहिए भैया? तो आपका जल ग्रहण करना चाहिए, जल पीना चाहिए, है ना। अगला आयत आता है भैया आपका स्वच्छता। स्वच्छता अगर है तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। ये सभी काम कर लिए। साफ सफाई करने में भैया स्वच्छता का अर्थ हुआ साफ सफाई में। साफ सफाई में जल चाहिए ना, हो कि जल के बगैर आप साफ सफाई कीजिएगा, तो ये हो गया। उसके बाद मल मूत्र विसर्जन में सबसे पहला बात तो यही है जी, अगर आप लोग एक दिन आप टॉयलेट में नहीं जाओ, उसके बाद कोचिंग आ जाओ, है ना, पढ़ाई, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, आपके माथा में कुछ भेजाइए नहीं रहा, आपके भेजा में कुछ भेजा ही नहीं रहा। क्यों? कि आप लोग मल मूत्र का विसर्जन नहीं किए हो, त्याग नहीं किए हो, फ्रेश नहीं हुए हो। इस कारण अगर जिस दिन एकदम पूरा फिट फाट होके नहा के एकदम आराम से स्नान करके पूरा बेहतर ढंग से फ्रेश होके कोचिंग में आ गए ना, दाना दन एकदम आपके भेजा में भेजाएगा जी। इसीलिए इन सभी कार्यों में हम लोग जल का उपयोग करते हैं।
साथ ही साथ मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का नाम सुने हैं जी, मछली पालन। क्लास 10th में ना आप लोग, क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में मैं बताया था कि अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था ना जी। प्रथम में आपका क्या होता है, प्रथम को हम लोग कृषि कहते हैं, दूसरा को हम लोग औद्योगिक कहते हैं और तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं, शहर, तो आपका सेवा क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल आप सभी को याद रखना है। तो आपका मत्स्य पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। साथ ही साथ आपका परमाणु परीक्षण करने में और साथ ही साथ जल से संबंधित तो कोई भी अगर हम लोग व्यापार करते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश जाते हैं जल के माध्यम से, हाँ है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो इन सभी कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा और बेहद अच्छे ढंग से हम लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, है ना, आपका 12वां प्रश्न क्या कहता है साथियों, आपका 12वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है ये देखिए, सीखिए, समझिए, है ना। 12वां, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, नदी डेल्टा का विकास हुआ है। पहली बात डेल्टा किसको कहेंगे, तो नदी के द्वारा लाए गए अवशिष्ट को, किसको, नदी के द्वारा लाए गए अवशिष्ट को जब नदी का जल, नदी का रफ्तार, नदी का प्रवाह जब धीमा पड़ जाता है, क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो अपना कचरा को ले जाएगा जी। तोरा पास ताकत बचेगा तब ना काम करेगा। तो ताकत तोरा पास बहुते था, खा पी के एकदम हुष्ट पुष्ट था, एकदम पूरा जोरदार था, तू एकदम 50 क्विंटल उठा लेता, हम पहाड़े उठा लेंगे आज। और जब बुढ़ारी आ गया तब ना बोलो, अब बोलो, बुढ़ारी जब आएगा तो वजन के तू रख देगा, नीचा रख देगा ना जी। तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है, जब नदी तेज रफ्तार से चलती है, जहां पर आप सभी को बताया गया, देखिए यहां पर देखिए, नदी जब तेज रफ्तार से चल रही थी तो अपने साथ अवशिष्ट पदार्थ लाई थी, क्या लाई थी, कचरा लाई थी। और इस कचरे को जब इसका गति मंद हो जाता, धीमा पड़ जाता तो छोड़ देती है। तो इसी कचरे के समूह को, इसी कचरे को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नदी डेल्टा किसी नदी के प्रवाह में बहने वाले तलछट का मतलब वही हुआ कचरा, साइड वाला। मान लेते हैं ये हुआ नदी, बगल से चोरा के नहीं ले जाता जी, जरा हम मट्टी कटना कहते हैं आम बोलचाल में, वही एकदम उसी तलछट को जब लाएगा, अवसाद जैसे कि मिट्टी, अन्य सामग्री को जब अपने प्रवाह के साथ, अपने धार के साथ जब नदी लाएगी, है ना, एक ऐसे स्थान पर ठहरे व फैलने से बने त्रिभुज आकार को स्थल रूपी कहते हैं, जहां पर नदी का बहाव धीमा पड़ जाता है। देखो, नहीं समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझो पहले। जब नदी का प्रवाह होगा, नदी जब तीव्र गति से चलेगी, तेजी से चलेगी, अपने साथ कचरा लाएगी, अवशिष्ट पदार्थ लाएगी, तलछट लाएगी एवं मृत जीव जंतु लाएगी। और जब नदी का बहाव धीमा पड़ जाएगा, क्या होगा, धीमा पड़ जाएगा, स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है ना, तो अपने कचरे को, अपने अवशिष्ट पदार्थ को किसी उसी जगह छोड़ देगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। भैया आप सभी को समझ में आ रहा है, डेल्टा कहेंगे। और ये निर्माण किस तरह से हुआ है, तो ये कैसे हुआ है पता है आप सभी का, डेल्टा मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया था भैया, आप सभी को क्लास 9th में पढ़ाया था, याद होगा। अगर याद नहीं है तो जाके वीडियो देखिए, नहीं तो ऑफलाइन सेंटर पर जरूर आइए, मिलिए, जुड़िए। एजुकेशन वाला आप सभी के भविष्य को निखारने का प्रयास करता है। इस तरह से आप सभी का ये भारत का क्या है, तटीय सीमा है। ये आपका क्या है, अरब सागर, ये आपका अरब सागर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। ये आपका हिंद महासागर हो गया, है ना, हिंद महासागर। और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है भैया कि ऊपर में कौन है, ऊपर में हिमालय है। और अधिकतर नदी गंगा, सिंधु, ये सभी हिमालय से निकलती है। ये यह तीनों सागर में न जाएगा, अरब सागर में जाएगी नदी, या फिर कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, या फिर हिंद महासागर में ये नदियां जाएंगी। और जब इसका प्रवाह वहां पर स्लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो ये अपने कचरे को वहां पर छोड़ देगी, है ना। तो इन सभी भागों में, मतलब भारत के दक्षिणी भाग में, ये दक्षिण हुआ, मैंने आपको दिशा भी बताया था, ये दक्षिणी भाग में किसका निर्माण हुआ है, तो डेल्टा का निर्माण हुआ। भैया आप सभी को समझ में आ रहा है, डेल्टा का निर्माण हुआ है।
आगे देखिए अपने 13वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आप लोगों को लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए और जा करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। 13वां प्रश्न है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं नहीं बताऊंगा अब कि नदी घाटी परियोजना किसको कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं, इससे क्या फायदा होता है, मैंने आपको पीछे वाले प्रश्न में बताया था, है ना, बताया था ना, याद होगा। तो देखते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना कई उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। एक से अधिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, नदी घाटी परियोजना या फिर बहुउद्देशीय परियोजना बनाते हैं ना जी, एक से अधिक उद्देश्य के लिए। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जल विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, तो बाढ़ को रोक सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है, तो हम लोग पढ़े थे कि लाभ, है ना। पहली बात कि बांध बनाएंगे, नहर निकालेंगे, वैसे स्थान पर सिंचाई करवाएंगे जहां पर पानी नहीं है या फिर कमी है, पहला बात। दूसरा बात बाढ़ नियंत्रण करेंगे। तीसरा बात बिजली का उत्पादन करेंगे। चौथा बात क्या करेंगे हम लोग, तो उस स्थान पर पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां पर पानी की काफी कमी होगी, है ना। और आगे देखेंगे कि इसका क्या क्या उद्देश्य है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंचाई का प्रबंध अच्छा कर सकते हैं अगर हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना लगाएंगे। पहली बात, बहुउद्देशीय परियोजना के का मकसद जो है आपका निम्नलिखित है। पहला, सिंचाई उपलब्ध कराना, सिंचाई का प्रबंध करना। सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी पटाने की व्यवस्था हम लोग सुदृढ़ कर सकते हैं, किसके द्वारा, बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा। याद रखिएगा, काफी फेमस प्रश्न है साथियों। दूसरा है विद्युत उत्पादन करना, है ना। उसके बाद जल विद्युत, क्या कर सकते हैं हम लोग, जल से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। किसका, बिजली का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं ना जी, कि नहीं कर सकते हैं। बिजली का उत्पादन ऑफ कोर्स कर सकते हैं, किसके द्वारा, बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा। यहाँ पर मैंने आपके लिए सूची बना दिया है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला आपका बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है। क्षति जो बाढ़ आता प्रत्येक वर्ष, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, किसको कहा जाता है, कोसी को। और क्यों कहा जाता है भैया, कहा इसलिए जाता है कि ये प्रलय लाती है बिहार में तांडव मचा देती है, बिहार में बाढ़ लाती है और ज्यादा से ज्यादा जान माल को क्षति पहुंचाती है। इसीलिए हम लोग बिहार के का शोक किसको कहते हैं, बिहार का, कोसी नदी को। किसको भैया, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना है ना। बाढ़ को रोक सकते हैं। इसके बाद पेयजल की आपूर्ति कर सकते हैं, मतलब पेयजल को, पीने योग्य जल को उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद नौकायान, पानी वाला जहाज हम लोग चला सकते हैं। इसके बाद मत्स्य पालन कर सकते हैं। मत्स्य पालन कहने का अर्थ हुआ मछली कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं और मछली खा सकते हैं, अपने शरीर में पौष्टिक आहार ला सकते हैं। इसके बाद क्या है अगला, वन्य जीव, है ना, वन्य जीव संरक्षण। क्या साथियों आपका, वन्य जीव संरक्षण क्या है, वन्य जीव संरक्षण। यहाँ पर आप सभी का वन्य जीव संरक्षण। अगला है वन्य जीव संरक्षण कहने का अर्थ है कि वन में जो जीव है, किसमें, वन में जो जीव है उसको हम लोग बचा के रखेंगे, संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। जब बाढ़ नहीं आएगा तो वो भी भंस के नहीं जाएगा, है ना, जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। मृदा संरक्षण कहने का अर्थ है कि आप लोग गर्मी के मौसम में या फिर बाढ़ के मौसम में मृदा अपर्दन का नाम सुने होंगे। अपर्दन का मतलब होता है भाग जाना। केकरा भाग जाना, मृदा की, मतलब मिट्टी के भाग जाना, एक जगह से दूसरे जगह जो मिट्टी भागता है ना, मतलब यहां से वहां चल जाता है ना, इसी को हम लोग की कहते हैं पता है, इसी को अपर्दन कहते हैं। मृदा के अपर्दन कहते हैं जी, किसका, मृदा का अपर्दन कहते हैं इसी को, समझ में आ रहा होगा। और किसके द्वारा होता है, तो वायु अपर्दन, गर्मी के दिनों में वायु के द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा। अभी बाढ़ का मौसम है ना जी, अभी कौन सा मौसम है, अगस्त का। ये अगस्त के मौसम में बाढ़ होता है ना, पानी आता कि नहीं आता। जब पानी आएगा तो मृदा एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, इसी को हम लोग मृदा अपर्दन कहते हैं। तो इसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। पर्यटन कहने का अर्थ है कि घूमने वाला जगह का निर्माण कर सकते हैं, कहां पर, बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा। आप लोग सुने होइएगा कि फलाना चाचा जी के शादी के बाद फलाना जगह के टिकट बनाए हैं, समझ रहे होंगे आगे जी, है ना। आगे नहीं बताऊंगा मैं आपको, आगे देखिए यहाँ पर। तो ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, समझना है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। ये क्या कहता है इसको देखिए, बेहद अच्छा प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। यहाँ पर अगला क्या है, क्या आपका कहता प्रश्न डेल्टा मृदा। डेल्टा मैंने आपको ऊपर बताया क्या होता है, मृदा की विशेषता को लिखना है। किसको करना है, लिखना है डेल्टा मृदा की विशेषता, मतलब डेल्टा का जो मिट्टी होता है इसका क्या विशेषता होता है, इसको आप लोगों को बताना है। किसको, डेल्टा मृदा को। डेल्टा मृदा का आपका यहाँ पर निम्नलिखित विशेषता दिया गया कि कौन कौन सा विशेषता, इसको हम लोग नीचे देखेंगे, टेंशन ना लेना जी। यह मृदा अधिक पोषण युक्त होता है। आप सभी कभी न कभी गांव में सुने होंगे, गांव के निवासी न हो जी, भारत के जितने भी स्टूडेंट है बिहार बोर्ड के पढ़ने वाले 90% बच्चे गांव के होंगे, 10% ज्यादा से ज्यादा 20% शहरवासी होंगे, बाकी सब गांव के होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग सुने होंगे 2021 में आपका गांव दहा गया होगा, लगभग सब गांव दहाया था। गांव कहने का अर्थ यह है कि जहां आपके पिताजी खेती करते थे वो वाला खेत दहा गया होगा ना। उसके बाद 2022 में अच्छा उत्पादन हुआ होगा उसी भूमि पर। क्यों हुआ था पता है, क्यों कि जब वर्षा के द्वारा, मतलब बाढ़ के द्वारा ना, बाढ़ के द्वारा जब मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो उस दौरान मिट्टी में उर्वरक मतलब ताकत भरपूर हो जाता है। तो यही प्रक्रिया डेल्टा में होता है जी, डेल्टा में तो यही होता है। उस मृदा में क्या होता है, पोषण अधिक होता है। अगला देखा जाए, अगला क्या होता है, यह मृदा स्थिर होती है और इसमें यौगिक सामग्री अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जब यह मृदा नदी के प्रवाह के द्वारा रुक जाता है तो यह मृदा अस्थिर हो जाता है, उस पर हम लोग खेती कर सकते थे, है ना। आगे देखिए, इस मृदा में उर्वरक अधिक होता, ताकत अधिक होता, पोषण अधिक होता, जिसके कारण ये मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है ना, उपजाऊ होती है। क्या होती है, उपजाऊ होती है। अगला देखिए, यह मृदा नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई होती है। अरे डेल्टा भैया ओकरे कहते हैं, नदी के द्वारा बहाई गई मृदा, नदी के द्वारा बहा करके लाई गई अवशिष्ट पदार्थों से जो मृदा बनता है उसी को तो डेल्टा मृदा कहते हैं, उसी को ना कहते हैं जी। तो एकरा में कोई दिक्कत है, इसमें कोई समझने वाली बात, भारी बात नहीं है। अगला देखिए, अगला और अंतिम आपका क्या है, मृदा का विशेषता, डेल्टा मृदा का विशेषता यह है कि इस मृदा में पोटाश, क्या पोटाश, और साथियों आपका क्या पोटाश, साथ ही साथ आपका फास्फोरस और चूने का सही अनुपात होता है। मतलब आप लोगों के पिताजी अगर 2-3 वर्ष तक लगातार खेती किए होंगे तो उस पर कभी न कभी आपके पिताजी चूने का छिड़काव किए होंगे। क्या, चूने का, चूना में कैल्शियम पाया जाता है और जब खेत में 2-3 वर्ष तक लगातार आपका क्या होता है, खेती उत्पादन किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो हो जाता है उसका उर्वरक शक्ति खराब, मतलब कमजोर पड़ जाता है। तो उसमें हम लोग कैल्शियम के लिए चूना का उपयोग करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, फिर से शक्ति वापस आ जाती है। ये सभी विशेषता थी आपका डेल्टा का। ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा भैया आपको। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है, लेटराइट मृदा कहां कहां पाई जाती है। भारत में लेटराइट मृदा कहां कहां पाई जाती है, ये पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको जलोढ़ मृदा के बारे में बताया था। किसके बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। अभी मैं बता रहा हूं किसके बारे में, लेटराइट की मृदा में। और साथ ही साथ ये भी बताना आप सभी को कि लेटराइट मृदा में किस किस फसल का उत्पादन होता है ना भैया। आप सभी को मैंने आपको बताया था कि भारत में कुल 6 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। सबसे पहला भारत में सबसे उपजाऊ जलोढ़, उसके बाद काली, उसके बाद लेटराइट। ये 3 मृदा को आप सभी को जरूर याद रखना है। आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके। कमेंट में बताना है रेगुर मृदा किस मृदा को कहा जाता है, कमेंट में बताइए आप सभी, है ना। अगला आपका उत्तर देख लीजिए, है ना। लेटराइट मृदा मुख्यतः दक्कन की पहाड़ी भाग में, कहां पर है, दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाया जाता है। लेटराइट मृदा का मैं आप सभी को क्या लगा रखा हूं, तो आपका पिक्चर भी लगा रखा हूं, बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना एकदम, है ना। लेटराइट मृदा पहाड़ी भागों में, तमिलनाडु के पहाड़ी भागों में, साथ ही साथ निचले क्षेत्रों में, कर्नाटक के आपका जिलों में पाया जाता है, साथ ही साथ समुद्र तटीय क्षेत्र में और महाराष्ट्र के आपका रत्नागिरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो आपका लेटराइट मृदा पाया जाता है। और इस मृदा में बेसाल्ट और आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट की पहाड़ी के बीच ये मृदा पाया जाता है। साथ ही साथ उड़ीसा के पठारी भागों में ये मृदा
पाया जाता है। कौन सा? बेसिकली अगर बात करें तो ये आप देख पा रहे हो जी, ये आपको देख पा रहे हो क्या? ये आपका लेटराइट मृदा। कौन सा मृदा? लेटराइट मृदा। और यहाँ पर आप सभी गौर से देखेंगे तो हमारे यहाँ घर बनने के बाद क्या? घर बनने के बाद जो आपका रह जाता है ईंटों का छोटा छोटा टुकड़ा, कण, वैसा नहीं दिख रहा है जी। तो इन सभी, ये देखिए कण जो आपका छोटा छोटा सा दिख रहा है जी, कण दिख रहा है ना, ऐसा ही तो क्या होता है, तो अपने यहाँ होता है सर जी कथी, अपना यहाँ ईंटा घर बनने के बाद टुकड़े टुकड़ी सब होता है ना, वही वाला। इस प्रकार का मृदा कहाँ बनेगा? पहाड़ी क्षेत्र में। कहने का अर्थ है पहाड़ी क्षेत्र में। और मैं यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए कि बेहतरीन ढंग से पीडीएफ बनाया हूं साथियों आप सभी को, तो कोई एकदम आराम से लिखना, समझना, पढ़ना है ना। देखिए क्या है, लेटराइट मृदा में निम्नलिखित फसलें उपजाई जा सकती है। आप सभी को मैंने बताया था कि पेय फसल, रोपण फसल। रोपण फसल किसको कहेंगे साथियों? रोपण फसल। रोपण फसल ये आपका ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में उपजाया जाता है। कहां पर? पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी साथियों कहां पर आप सभी को? तो पहाड़ी इलाका में उपजाया जाता है। एक बार फिर से साथियों, एक बार फिर से अगर बात करें तो एक बार अगर हम लोग बात करें तो आपका लेटराइट मृदा कहां पर? तो आपका पहाड़ी इलाका में। कहां पर? लेटराइट मृदा जो ये है ये आपका पहाड़ी इलाके में पाया जाता है ना। इसमें हम लोग चाय तो डेली पीते हो ना, तो चाय जब भी पीना सोचना कि ये कहां पर उत्पादन होता होगा चाय का? लेटराइट मृदा में। कॉफी भी पीते हो ना जी, मसाला खाते हो ना सब्जी में, एहू ये भी कहां पर? ये भी होता है आपका कहां पर? लेटराइट मृदा में। अगर अगला बात करें काजू तो दबा के खाते हैं कि नहीं खाते हैं जी? मिल जाए तो छोड़िएगा ना एक को पीस। काजू का भी उत्पादन हम लोग कहां करते हैं? लेटराइट मृदा में। अगला आप देखिए सिनकोना, रबर, नारियल। आप सभी का यहाँ पर एक और प्रश्न बताता हूं मैं, आप सभी के बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि 4 रोपण फसल के नाम बताइए। कितना? 4 रोपण फसल। कौन कौन हो जाएगा? चाय हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, नारियल हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, केला हो जाएगा। ये सभी क्या है? रोपण फसल है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा लेटराइट मृदा कहां कहां पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी फसल उत्पादन किया जाता है। अगला और 16वां प्रश्न आपका है ना। बेस्ट आपको कंटेंट यहां पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। जरूर ऐसा तो जरूर है साथियों कि थोड़ा सा ऑफकोर्स समय आप सभी को देना पड़ रहा है। आप सभी भूलोगे नहीं, अगर एक बार रिफ्रेश कर लोगे, याद कर लोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा रहा आप सभी से, है ना। बशर्ते कि आप लोग रिवाइज करते रहोगे। भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम बताना। किसका? राष्ट्रीय जलमार्ग। जलमार्ग किसको